इन दोस्तों लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी आती है उसका सेकंड चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था और इस सेकंड चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के ऊपर। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ कवर किया था कि किस तरह से अर्थ का ओरिजिन होता है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन सी हाइपोथेसिस हैं जो बताती हैं कि अर्थ का उदय, अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई होगी। तो इसमें हमने बात की थी इमैनुअल कांट की कि कैसे वो नेबुलर हाइपोथेसिस को देते हैं। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जो इसी तरह की लगभग बातें करते हैं, जैसे लाप्लास हो गए और भी, जो कि ये सबसे पुरानी थ्योरी है। और इनका मानना था कि प्लेनेट जो है ऐसे क्लाउड ऑफ मटेरियल से एसोसिएट हुए हैं जिनमें एक यूथफुल सन था और जो रोटेट कर रहा था और आगे चल के अर्थ का रूप ले लेता है। इसी तरह से हमने और भी बात की, जैसे बाइनरी थ्योरीज हो गई और मॉडर्न थ्योरीज में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बिग बैंग थ्योरी। इसके बारे में हमने बात की थी कि किस तरह से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और इस पर हमने बैलून वाला एग्जाम्पल भी लिया था। इस पर हमने बात की कि ये पार्सली करेक्ट है। बिग बैंग थ्योरी के एग्जाम्पल की भी बात की कि किस तरह से सारे पार्टिकल्स आए, किस तरह से प्लेनेटेसिमल निकला और ये सारी बातें हमने की। उसके बाद हमने स्टार के फॉर्मेशन की बात की कि किस तरह से नेब्यूला है और इसके बाद स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसके बाद हमने प्लैनेट्स के फॉर्मेशन की बात की और उसके बाद सोलर सिस्टम पर बात की कि किस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं और कितने सारे लगभग मून्स वगैरह हैं। इन सब चीज़ों पर हमने बात की ना। अब हम लोग आगे करेंगे मून के ऊपर। दोस्तों, द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का इकलौती जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमारा सन है और इसके बाद 8 प्लेनेट है, राइट। तो अब प्रत्येक प्लेनेट के पास और जो प्लेनेट को चक्कर लगाते हैं, देखिए हमें पता है प्लेनेट सूर्य का चक्कर लगाता है, ओके। और प्लेनेट के भी चक्कर जो लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। ये तो ग्रह हो गए जिसे प्लेनेट कहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं, उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, राइट। तो अब प्रत्येक प्लेनेट के पास खुद का अपना सैटेलाइट है। कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जैसे हमारे 2 प्लेनेट जो हैं उनके अपने सैटेलाइट नहीं हैं। तो सूर्य के क्रम में पहला जो हमारा जो प्लेनेट है मरकरी और वीनस, इनके पास खुद के नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं हैं, लेकिन बाकी सभी प्लेनेट्स के पास हैं। जैसे अगर आप देखें तो मंगल ग्रह के पास 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस। इसी तरह से हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है मून। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। हालांकि इस पर हम लोग बात करेंगे सोलर सिस्टम में और काफ़ी अच्छे से मैं आपको ये समझा दूंगा। और अर्थ की ओरिजिन के साथ ही मून की ओरिजिन पर भी, कि आखिर ये मून आया कैसे होगा, क्या क्या बातें होंगी, इन पर भी काफ़ी सारी हाइपोथेसिस निकल करके आती हैं। जैसे 1838 में जो सर जॉर्ज डार्विन है वो सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा कि जो अर्थ है और जो मून है एक सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी होगा। कहने का मतलब ये है अर्थ और मून एक सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी थे और जो ये होल है पूरा दोनों को मिला करके ये एक डम्ब बेल शेप्ड की तरह होगा और इवेंचुअली ये ब्रोक आउट हो गया होगा और इसके बाद इस तरह से मून का सेपरेशन हुआ होगा अर्थ के साथ। और ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि आप देखिए अभी जो हमारा पैसिफिक ओशन है, जो प्रशांत महासागर है, वो ही जगह ऑक्यूपाई किया गया होगा मून के द्वारा। और जब मून यहाँ से अर्थ से निकली होगी तो ये जो गहरा सागर बना है यही प्रशांत महासागर है। आप समझ रहे हैं किस तरह से लिंक करने की कोशिश की गई है कि इन हाइपोथेसिस को किस तरह से निकल करके आता है। तो दोस्तों ये डम्ब बेल होता है जो जिम वगैरह से एसोसिएटेड उन्हें ज़रूर पता होगा। तो इसी तरह की शेप की बात की जा रही है, हालांकि मून डेफिनेटली छोटा होगा। ये इस इमेज से देखिए तो इस तरह की बात की जा रही है डार्विन के द्वारा कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे एक सिंगल मास ऑफ ऑब्जेक्ट होंगी और यहाँ से ये सेपरेट हुआ होगा, ऐसा कहना था डार्विन का। हालांकि अब मॉडर्न साइंटिस्ट डेफिनेटली इस बात से इनकार करते हैं, बट ऐसा कहा जा रहा था और ये काफ़ी पहले की बात है, राइट। तो अगर आप देखें ना तो इनिशियली क्या है, जैसे हमारे जो सोलर सिस्टम है वो काफ़ी लोगों को काफ़ी हज़ारों सालों से ही अचंभित करते आ रहे हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा बहुत सारी बातें की जाती थी। जैसे काफ़ी पहले माना जाता था ग्रीक और रोमन थिंकर के द्वारा कि जो हमारा अर्थ है उसकी चक्कर लगाता है सूर्य, लेकिन बाद में डेफिनेटली यह हाइपोथेसिस गलत हुई। तो इस तरह की काफ़ी सारी बातें हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डम्ब बेल शेप की तरह लग रहा था और ये कहना था डार्विन का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट साइंटिस्ट इन एक्सप्लेनेशन पर बिलीव नहीं करते, रादर देन इनका ये मानना होता है कि बिग स्प्लैट की घटना हुई होगी। अब बिग स्प्लैट क्या है वो देखिए, एक जायंट इम्पैक्ट इसे कहा जाता है। इसे आप अच्छे से समझिए। अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ वन ऑफ द 3 टाइम्स दैट ऑफ मार्स कोलाइडेड इनटू द अर्थ समटाइम शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। यानी एक 3 टाइम मार्स के 3 गुना साइज की एक बॉडी टकराई अर्थ से। कब टकराई? तो अर्थ के फॉर्म होने के कुछ सालों के बाद। और इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द
अर्थ इनटू स्पेस। इससे क्या हुआ, जैसे अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी यहाँ पे आकर के टकराएगी अर्थ से, तो इससे जो बड़ा इनका टुकड़ा है वो बाहर निकल गया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस। इससे क्या हुआ, जो अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, बाहर निकल गया, और जो पोर्शन है ब्लास्टेड मटेरियल का वो ऑर्बिट करने लगा अर्थ को, और इस तरह से मून का फॉर्मेशन हुआ। और ये बात की जा रही है काफ़ी हजारों बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की, हजारों नहीं बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की, 4.44 बिलियन ईयर्स अगो की। तो एक ब्रीफ टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको याद रखना है चीज़ें। तो 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स अगो में सोलर सिस्टम का निर्माण शुरू हो गया, और 4.6 बिलियन ईयर्स अगो में प्लैनेट्स वगैरह फॉर्म होना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बस आप नाम ध्यान रख लीजिए कि बिग स्प्लैट हुआ होगा, एक बहुत बड़ा साइज का पार्टिकल नहीं, इनफैक्ट अगर एक बहुत बड़े साइज की बॉडी आकर के टकराई, और इस तरह से यहाँ से ये मून ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि ये जो कोलाइडेड पार्टिकल है वो बाहर निकल गया, और इसके बाद ये रोटेट करने लगा, और इस तरह से ये मून का शेप ले लेता है। नाउ बात करते हैं अर्थ के एवोल्यूशन के ऊपर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और सीरियस एनडीए में भी बहुत बार पूछे गए हैं। अब देखिए बताया जा रहा है कि जो हमारा अर्थ है इनिशियली वो एक बैरन का मतलब बंजर, रॉकी का मतलब काफ़ी चट्टानों से भरा, एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद अ थीन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गैसेज नहीं देखने को मिल रहे, एक थीन एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है हाइड्रोजन और हीलियम की, और ये एक हॉट ऑब्जेक्ट के रूप में था। और ये अगर आप देखें तो आज के डेट में जैसा हमारा अर्थ है उससे काफ़ी अलग है। तो कुछ तो इवेंट प्रोसेसेस हुए होंगे जिसके कारण हमारा जो रॉकी, बैरन और हॉट अर्थ था वो इतने ब्यूटीफुल प्लेनेट के रूप में तब्दील हो गया, जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है, सही एटमॉस्फेयर है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, और जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो 4600 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर आज तक का हमारा सफर रहा, उसमें किस तरह से अर्थ के प्लेनेट के सरफेस में, सतह में बदलाव देखने को मिले। तो देखिए हमें पता है कि अर्थ में लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर में बेसिकली। तो आउटर मोस्ट एंड ऑफ एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ अर्थ द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी ये हमारा अर्थ है, और जो आउटर मोस्ट यहाँ पे लेयर है वहाँ से लेकर अर्थ के बीच जो भी मटेरियल है वो इन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब समान मात्रा में नहीं है। जो एटमॉस्फेरिक मैटर है उसका घनत्व कम है, लिस्ट डेंसिटी है। ओके, एटमॉस्फेरिक ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, क्योंकि गैसेस वगैरह हैं। और सरफेस टू डिफर डेप्थ में बताया जा रहा है कि जो अर्थ का इंटीरियर उसमें डिफरेंट जोन है, ये सब भी हम लोग देखेंगे, अलग अलग तरह के जोन देखने को मिलते हैं अर्थ के अंदर, और इस तरह की बातें की जा रही है। तो अब यहाँ पे लिथोस्फेयर जो कि हमारा अर्थ की भूपर्वती जिसे कहते हैं, यानी आउटर मोस्ट जो लेयर है वो किस तरह से चेंज हुआ होगा। तो अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वोलाटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्री मोर्डियल एज। तो देखिए प्री मोर्डियल स्टेज में अर्थ जो है वो एक वोलाटाइल स्टेट में था। वोलाटाइल का मतलब लिक्विड, वोलाटाइल का मतलब होता है ना उड़नशील, जो गैसेस होती हैं जो वोलाटाइल होती हैं। तो ग्रेजुअल इंक्रीज डेंसिटी में क्या हुआ कि टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज कर गया। तो अभी हम लोग समझेंगे कि किस तरह से क्या हुआ, बट आपको ये समझना है कि जो टेम्परेचर है इनसाइड वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जो मटेरियल है, तो अब जब अंदर का पार्ट हीट हो गया है तो इससे क्या होगा, उनके घनत्व के आधार पर, जो अंदर चीज़ें हैं उनके घनत्व के आधार पर वो अपना अपना जगह ले लेंगे। जैसे जो हैवियर मटेरियल होगा, हमें क्या पता अगर उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे आयरन वगैरह, जो हैवियर मटेरियल है वो सेंटर के टुवर्ड सिंक करके, और जो लाइटर है, जो हल्के हैं आयरन वगैरह के मुकाबले, वो सरफेस की तरफ मूव करके, जो कि बहुत तो वैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है तो अंदर की बात की जा रही है, अर्थ के सरफेस के नीचे। यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको समझा सकता हूँ कि जो हैवी मटेरियल है वो नीचे की ओर बैठता गया, और जो हल्के वाले मटेरियल है वो ऊपर की ओर गए, रिलेटिवली हल्के वाले। ठीक है, अब समय के साथ क्या हुआ, सॉलिडिफाई हो गए और कंडेंस हो गए। इस तरह से इनका जो साइज है और बाकी चीजें जो है वो चेंज होती गई, और इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्रस्ट। तो जो आउटर वाली परत है वो क्रस्ट के रूप में तब्दील हो जाती है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे भी क्रस्ट, मेंटल कोर, लावा, ये सब चीजें सारा कुछ आएगा, बस आपको ये ब्रीफ में समझना है। ठीक है, और मून के फॉर्मेशन के कारण भी बहुत सारे इंपैक्ट देखने को मिला, जैसे पृथ्वी की सतह अगेन गर्म हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस था अलग अलग मटेरियल में, वो फिर से लेयर के रूप में तब्दील होना शुरू हो गया। और यही कारण है कि हमारे सरफेस से लेकर सेंट्रल पार्ट तक अलग अलग तरह के लेयर देखने को मिलते हैं, क्रस्ट हो, मेंटल हो, आउटर कोर, इनर कोर, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बस आपको अभी समझ के चलना है कि यहाँ पे किस तरह की बातें देखने को मिल रही है, इनका जो ओरिजिन है, उदय है, वो कैसे देखने को मिलता है। तो क्रस्ट से लेकर कोर तक डेंसिटी इंक्रीज करती है, और करनी ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि क्रस्ट है, यहाँ पे कोर है, तो हमें पता है कि कम डेंसिटी वाली चीज़ें ऊपर रहेंगी, ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, जैसे आयरन वगैरह की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं ये सब, और ये सब हम लोग दोबारा भी कवर करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखिए अब एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का इवोल्यूशन की बात की जा रही है। यहाँ बहुत अच्छे से आपको ये समझना है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, उनमें नाइट्रोजन ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है, राइट।
ये हमारे एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है। दोस्तों प्रेजेंट में अर्थ के एटमॉस्फेयर हमें पता है सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, तो ये सब कन्वीनियंट गैसेस देखने को मिलती है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे, जब अर्थ इवॉल्व हुई, इसके बाद में जो गैसेस का कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी अलग था। इसमें 3 स्टेज मेनली हैं इवोल्यूशन के। पहले स्टेज में क्या होता है, प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर जो है उसका लॉस देखने को मिलता है। प्रीमोर्डियल का मतलब क्या होता है, सबसे प्राचीन, सबसे प्रारंभिक, उस एटमॉस्फेयर का लॉस देखने को मिलता है। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो हॉट इंटीरियर है अर्थ का, जैसे कि हमने बात की काफ़ी ज़्यादा हॉट था, इसके कारण एटमॉस्फेयर इवॉल्व होना शुरू होता है। तो सबसे पहले तो जो ओरिजिनल एटमॉस्फेयर होगा वो उसका लॉस होता है, वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एटमॉस्फेयर इवॉल्व होता है अर्थ की हॉट इंटीरियर के कारण। और फाइनली जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है लिविंग वर्ल्ड की, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा काफ़ी मॉडिफाई होती है बेसिकली। तो यही जो मॉडिफिकेशन है वो लिविंग वर्ल्ड और लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों इनिशियली जो अर्थ में और बाकी प्लैनेट्स में भी हाइड्रोजन हीलियम वगैरह जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, ये स्ट्रिप्ड ऑफ कैसे होते हैं, सोलर विंड के कारण। तो ये देखिए अर्थ के केस में ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट जो हमने 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की बात की थी, आपको याद होगा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के विषय में, जो अर्थ की तरह नेचर रखते हैं। स्टार्टिंग के 4 वाले, सूर्य से बढ़ती क्रम में जो 4 ग्रह हैं, 4 प्लैनेट्स हैं, वो टेरेस्ट्रियल हैं और आगे वाले जोवियन हैं। ये आपको याद है अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा है तो ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इनमें अगर आप देखें तो ये इनका जो प्रारंभिक एटमॉस्फेयर था, जो जब ये ओरिजिनेट होते हैं, जब ये उदय में आते हैं, तो उस टाइम पे जो इनकी प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर थी वो लॉस्ट कर जाती है, राइट। और इसके बाद क्योंकि सोलर विंड का इंपैक्ट होता है, और इसके बाद जो है वो हम देखेंगे किस तरह से कन्वीनियंट गैसेज कुछ ग्रहों में डेवलप होते हैं और इसी कारण से लाइफ भी एग्जिस्ट कर पाता है। तो अर्थ के कूलिंग के कारण गैसेज एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। तो जो इंटीरियर सॉलिड अर्थ है वहाँ से बाकी मटेरियल जैसे गैसेज हो गए, वाटर वेपर हो गए, और ये सब चीज़ें जो है वो रिलीज होती हैं, ठीक है। क्योंकि अर्थ की कूलिंग हो रही है। और ये आज के डेट में अगर आप देखें तो जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसी के इवोल्यूशन की शुरुआत है। और जो ईयरली एटमॉस्फेयर है उनमें क्या था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। जब हमारा प्रारंभ में जो हम लोग प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, जब अर्थ ओरिजिनेट होता है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी मात्रा में, मीथेन, अमोनिया और बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि कंडीशन ही सही नहीं है। आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन है तो लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन जो गैसेज में बदलाव आया, जो अर्थ इवॉल्व की, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर इवॉल्व करती है, इन कारणों से अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट कर पाई। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहले में कहा जा रहा था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स ही हुई है हर 1000 सालों में, कुछ हज़ार सालों में। दूसरे में कहा जा रहा था जब अर्थ क्रिएट हुआ मोर देन 4000 मिलियन ईयर्स अगो, जैसा कि हमने बात भी की है 4.6 यानी आप कह लें 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो 54% ऑक्सीजन था और कोई कार्बन डाइऑक्साइड देखने को नहीं मिल रहा था। तो अभी तो हमने साफ साफ पढ़ा कि ऑक्सीजन बहुत कम था इनफैक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। 54% ऑक्सीजन, आप समझ करके देखिए, अभी भी इनफैक्ट इतने ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइम पे कहाँ से होंगे, तो लाइफ कैसे सर्वाइव कर पाती। तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं, बहुत कम मात्रा में इनफैक्ट। और यहाँ सीधा कह दिया गया नो कार्बन डाइऑक्साइड। इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट देख के ही आपको एलिमिनेट करना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग 2 को एलिमिनेट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हैं नो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर दी गई है। जो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड थे और 54% ऑक्सीजन ये लोग बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ अभी मैंने आपको दिखा भी दिया, आप दोबारा इसे चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेंट वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, बहुत कम मात्रा में फ्री ऑक्सीजन देखने को मिल रहा था। तो सेकंड गलत है। जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे 2 ऑप्शन मात्र आपके पास बचेंगे, ए और सी। तीसरे में कहा जा रहा है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होते हैं तो अर्थ के ईयरली एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अर्थ के एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करेंगे। और इनफैक्ट हमने देखा भी कि फोटोसिंथेसिस और बहुत सारी प्रोसेसेस के द्वारा यहाँ पे अर्थ में मॉडिफिकेशन देखने को मिला। तो इसका आंसर सी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मतलब आपको लगेगा कि बहुत लोगों को इनफैक्ट अब लगने लगा है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन इनफैक्ट आते हैं, ऑलमोस्ट सभी आते हैं, बस आपको उस तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2017 में पूछा गया है। द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इज द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, यानी हमें टर्म दिए गए हैं कौन कौन से, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, ओके, और तीसरे में स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल। ये जो टर्म्स हैं जो कि न्यूज़ में यूज़ होते हैं, किस कंटेक्स्ट में यूज़ होते हैं,
ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, दूसरे में कहा जा रहा है सोलर एंड लूनर एक्लिप्स की स्टडी के लिए, तीसरे में कहा जा रहा है अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए, चौथे में कहा जा रहा है जो अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिन हुए हैं और जो इवॉल्व हुए हैं उसके स्टडी के लिए। तो देखिए, अगर आपको याद है कल का लेक्चर जब हमने बिग बैंग थ्योरी की बात की थी तो सबसे पहला स्टेज ही यही था बिगनिंग का कि जो सारा मैटर यूनिवर्स में वो एक प्लेस में एग्जिस्ट करता है सिंगुलर एटम के रूप में, जो सिंगुलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा था एक टाइनी बॉल के रूप में, और ये आगे चल के किस तरह से वायलेंटली एक्सप्लोड कर रहा है, राइट। तो ये सब हमने बातें की थी और आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक टर्म के पता होने से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर ले जाते। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे कि अर्थ जो हमारे हमने बात की यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग की, ऑब्जर्वेशन की, इसका करेक्ट आंसर यही होगा ना, क्योंकि यूनिवर्स के ओरिजिन की बात कर रहा है बिग बैंग थ्योरी और वहीं पे सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। भले ये न्यूज़ आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, बट अगर आपने एनसीईआरटी से अच्छे से की है तो ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन है जिसकी मैं अलग अलग एग्जाम में यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए जो हम लोग डेफिनेटली करेंगे ही। तो आपको बस यहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि ये स्किल आपको डेवलप करनी है कि किस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ पे कर पाएंगे एनसीईआरटी के बेस पे। ना हम लोग चैप्टर के एंड में आ चुके हैं, थोड़ी बातें और समझ लेते हैं। तो जिस प्रोसेस के कारण जो गैसेज हैं वो आउटपोर हुई, जैसा हमने बात की कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हमारे काम की गैसेज नहीं थी जो आप कह लें कि लाइफ को इम्पैक्ट बहुत गलत नेगेटिव वे में करती। तो ये जो गैसेज हैं ये कैसे हटी और जो सही अप्रोप्रिएट मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो गैसेज आई वो कैसे आई, तो डीगैसिंग प्रोसेस के थ्रू। तो डीगैसिंग नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि गैसेज आउटपोर होंगी, निकलेंगी अर्थ के इंटीरियर से। तो जो कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला जिससे वाटर वेपर और गैसेज, और इसके बाद फिर अर्थ के कूलिंग के कारण जो वाटर वेपर है वो रिलीज करते हैं और इसके बाद ये कंडेंस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है वो रेन वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है और टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज हो जाती है, कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन। इसके कारण और ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है ऑफ कोर्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और प्रेजेंट में अगर आप देखें तो काफ़ी कम है। तो ये घटी कैसे, ये इतनी कम कैसे हुई, वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इनटू डिप्रेशन टू गिव राइज टू ओशन। तो जो रेन वाटर है सरफेस में वो फॉल करते हैं और इससे और ओशंस के जो डिप्रेशन है उनमें वो जा करके भर जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ओशन जो समुद्र है उनमें भी पानी की मात्रा कैसे बढ़ी होगी, क्योंकि वर्षा बढ़ी होगी। वर्षा कैसे बढ़ी होगी, बिकॉज यहाँ पे कंडेंसेशन देखने को मिला होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। तो इस तरह से सब कुछ एक पूरे मैकेनिज्म के तहत, पूरे प्रोसेस के तहत हुआ है। तो इससे ये बातें भी साबित होती है कि ओशन जो है 4000 मिलियन ईयर्स अगो से भी हैं। 3800 मिलियन ईयर अगो में लाइफ बिगेन हुआ, लाइफ की इवॉल्व हुई, मतलब जीवन आया। और इसके बाद अराउंड 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स अगो क्या देखने को मिलता है, बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गेट इवॉल्व। ओके, और इसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। लाइफ ओशंस में ही काफ़ी हज़ारों सैकड़ों सालों तक कन्फाइंड थी। इनफैक्ट आप कह लें मिलियन ऑफ ईयर्स तक कन्फाइंड थी, यानी सीमित थी। ओशन बिगेन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के कारण ऑक्सीजन ओशन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन की, और इवेंचुअली जो ओशन है वो सेचुरेट होते हैं ऑक्सीजन के साथ। और 2000 मिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है एटमॉस्फेयर में। दोस्तों, इसके अलावा अगर लाइफ के ओरिजिन की बात करें तो ये लास्ट फेज देखने को मिलता है अर्थ के एवोल्यूशन का। और जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि अर्थ में स्टार्टिंग में जैसे कि सिचुएशन सही नहीं होगी इस तरह से, क्योंकि अर्थ के जब आप लाइफ के ओरिजिन की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव ना होने के कारण लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो पाती। तो अब कैसे हुआ, इन चीज़ों पर तो बहुत सारे बयान है और बहुत तरह की बातें निकल करके आती हैं कि किस तरह से फर्स्ट टाइम ह्यूमन आए होंगे या क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फर्स्ट जीव आए होंगे। ठीक है, आपने सुना होगा पहले मुर्गिया या अंडा, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो हालांकि जो साइंटिस्ट का इसमें मत ये है कि फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरेट हुए होंगे और साथ में असेंबल हुए होंगे, और इस तरह से असेंबलेज देखने को मिला होगा कि ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकें। और फॉसिल्स के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड दिखाया जाता है, और इस तरह से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी हैव बीन फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मच ओल्डर देन 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो इस तरह से जो हम लोग प्रेजेंट फॉर्म देखते हैं ब्लू एल्गी की, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर काफ़ी मिलियन ईयर्स अगो, 3000 मिलियन ईयर्स अगो देखने को मिलता है। और इस तरह से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, जो लाइफ है वो 38 मिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिनेट होना शुरू हो गई होगी। तो इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म।
आइए क्विकली कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे फिगर है जो कि अर्थ के एज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने बात की है कि जो अर्थ है वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिनेट होती है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पे सी लिखा हुआ है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी 4.6 बिलियन ईयर्स। बहुत बार हमने इस बात की चर्चा की कि 5-5.5 मिलियन ईयर्स अगो तो यूनिवर्स की शुरुआत होती है। जो प्लैनेट्स वगैरह हैं वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, पहले मिलियन की बात नहीं की जा रही, बिलियन की बात की जा रही है। ओके, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, या आप कह लें 4600 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ऑप्शन सी। दूसरे में कहा जा रहा है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन को कौन दिखाता है? इयोन, एरा, पीरियड या इपोच। तो थोड़ा इसे भी समझ लीजिए। यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात की जाती है कि किस तरह से हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में टाइम को डिवाइड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इयोन जो है वो काफ़ी सारे एरा को कंबाइन करके बनता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें इयोन में, तो प्रोटेजोइक हो गए, आर्कियन हो गए, हेडियन हो गए, ये सब जो है वो सबसे बड़ा फेज दिखाते हैं टाइम का, जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो कंजिस्ट करता है, वो इयोन कहलाता है। उसके बाद एरा आती है, फिर पीरियड, फिर इपोच आती है, और इस तरह से एजेस में ये डिवाइडेड होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इयोन। दोस्तों, ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें दी गई है, कई बार यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि होमोसेपियंस जो कि मॉडर्न मैन है, ये आपको कौन से इपोच में या कौन से एरा में देखने को मिलेंगे? मोस्टली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे अगर मॉडर्न मैन की बात करें तो होलोसीन में, और होमोसेपियंस की बात करें तो प्लिस्टोसीन में देखने को मिलते हैं। एरा है कैनोजोइक, और इस तरह से पीरियड है क्वाटरनरी का। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, बट जैसे यहाँ पे आपके जो डायनासोर वगैरह हो गए और जो ह्यूमन हो गए, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तो हमें पता ही है, सन वगैरह के ओरिजिन का, यूनिवर्स के ओरिजिन का, बिग बैंग की हमने बात की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन से फॉर्मेशन या फिर मॉडिफिकेशन में प्रेजेंट एटमॉस्फेयर से रिलेटेड नहीं है। तो हमने बात की थी डीगैसिंग की, कि किस तरह से जो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर था, जो स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, वो डीगैसिंग प्रोसेस के तहत बाहर गया होगा। इसके हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात की कि लाइफ किस तरह से एग्जिस्ट करने लगती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद, जो कि एटमॉस्फेयर को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। इसके हमने सोलर विंड की बात की थी कि किस तरह से सोलर विंड के कारण ही जो गैसेज हैं, जो हाइड्रोजन और हीलियम जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, उसे हटाने में मदद मिलती है। और यही कारण है कि बाकी के जो प्लेनेट है वहाँ भी इस तरह की डीगैसिंग प्रोसेस होती हैं अर्थ के साथ साथ। राइट, डिफरेंशिएशन की हमने बात नहीं की। डिफरेंशिएशन यहाँ पे किसी तरह का लॉजिक नहीं बनाता, तो आंसर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है इनर प्लेनेट को कौन सा रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इस पर बात की थी बहुत डिटेल से लास्ट के लेक्चर में कि ये सन है, स्टार्टिंग के जो 4 प्लेनेट है वो इनर प्लेनेट कहलाते हैं, और बाकी के 4 जो है वो आउटर कहलाते हैं। राइट, या फिर जोवियन आप कह लें, और इसे इनर कह लें या फिर टेरेस्ट्रियल कह लें, क्योंकि अर्थ के सतह की तरह ये होते हैं। तो ये बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, और इसके इधर जुपिटर होता है, इसके इधर मार्स होता है, यहाँ पे अर्थ है, और इधर 4 प्लेनेट है, ये मरकरी है, और ये वीनस, ये अर्थ, और ये मार्स। और इसी तरह से यहाँ पे जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून देखने को मिलेगा। बीच में आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो आंसर क्या बनेगा फिर? प्लेनेट बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड। अर्थ तक नहीं बल्कि बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड तक। काफ़ी डिटेल में हमने बात किया, आप लास्ट का लेक्चर जरूर रेफर कर लीजिए, काफ़ी आसानी से आप आंसर कर लेंगे। पूछा जा रहा है कि अर्थ में जीवन कब देखने को मिलता है। तो 13.7, उस टाइम तो अर्थ भी नहीं आई थी। 3.8, 4.6, फिर से 3.8। तो देखिए हमें पता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ ओरिजिनेट हो जाती है। राइट, मिलियन की बात नहीं की जा रही, मिलियन तो बिल्कुल गलत है। और इसके कुछ बिलियन यानी कितने, 0. यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 के समथिंग। ओके, 0.8 बिलियन ईयर्स अगो के बाद लाइफ एग्जिस्ट करना शुरू कर जाती है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, 3.8 बिलियन। और ये हमने देखा भी है डायरेक्टली कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट होती है। ये आप दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं, 38 मिलियन ईयर्स अगो मतलब 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन भी कर लिए। देखिए हमने काफ़ी इजी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, और यूपीएससी और डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही। और ये सब क्वेश्चन का आप आंसर खुद करिए। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट रॉकी क्यों है, बहुत डिटेल में हमने लास्ट के लेक्चर में बात की है कि किस तरह से सन के नज़दीक होने के कारण जो डस्ट है, जो गैसेज हैं, वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो पाएँ। इस तरह की हमने बातें काफ़ी डिटेल में कवर की हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट करिए, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनफैक्ट सोलर सिस्टम पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उसे भी हम लोग सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।